करें स्टार्ट। देखो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार बीटा मैथ्स एकेडमी में। देखो, हम जो प्रीवियस सेशंस थे हमारे, उसमें अपन डिटर्मिनेंट पढ़ रहे थे, और डिटर्मिनेंट के बाद में जो आपका नेक्स्ट टॉपिक बनता है उसका नाम है मैट्रिक्स। ठीक है, देखो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट जो दोनों टॉपिक हैं वो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा लिंक है। काफ़ी ज़्यादा लिंक क्या, अपन इनको अपन एक ही टॉपिक के मान सकते हैं। हालांकि इसने डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स को अलग अलग बना के दिया है, लेकिन ये सेम ही क्या है, सेम ही टॉपिक के ये अलग अलग पार्ट हैं। ठीक है, मैट्रिक्स के बिना आप डिटरमिनेंट को नहीं कर सकते और डिटरमिनेंट के बिना आप मैट्रिक्स को नहीं कर सकते। तो हमने इसका आधा पार्ट कंप्लीट कर लिया है। डिटरमिनेंट हमने सोल्व कर लिया है अच्छी तरीके से, खूब सारे वहाँ से हमने क्वेश्चंस भी सोल्व करे। हालांकि डिटरमिनेंट में जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो कम ही थे, बताने लायक ज़्यादा थे नहीं, बस डिटरमिनेंट को आपको सोल्व करना होता था, बस इतना ही मेन था उसमें। अब अपन स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में क्या होता है कि मैट्रिक्स में आपको खूब टाइप की प्रॉपर्टी मिलती है, अलग अलग कॉन्सेप्ट मिलते हैं। यहाँ पर आपको मैट्रिक्स के कई टाइप मिलेंगे, है ना, अलग अलग टाइप्स की मैट्रिक्स होती हैं। तो मैट्रिक्स जब अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे ना, तो हमारे पास इसका बेसिक पढ़ने के लिए खूब सारी चीज़ें होंगी, खूब सारे अपने पास कॉन्सेप्ट होंगे, क्योंकि जब अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना, तब उन्हीं कॉन्सेप्ट को अपन क्या करेंगे, यूज में लेंगे। तो ये मेरा भी फर्ज बनता है कि जब मैं आपको क्वेश्चन सोल्व कराऊं, हालांकि आपने, मुझे नहीं पता आपका जो मैट्रिक्स वाला जो टॉपिक है ये लास्ट टाइम आपका कब का पढ़ा हुआ है, लेकिन मेरा ये फर्ज बनता है कि जब आप क्वेश्चंस की क्लास ले हो ना, तो उससे पहले उसके जो जितने भी कॉन्सेप्ट है उन सभी को एक बार के लिए आप जान लो। हालांकि मुझे पता है कि आपको ये सारी चीज़ें पता हैं, मैट्रिक्स का जो कॉन्सेप्ट आपको पता है, क्योंकि आपने 11th 12th क्लास में मैट्रिक्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद में आपने ग्रेजुएशन में मैट्रिक्स को पढ़ा, थोड़ा ग्रेजुएशन में आपका जो मैट्रिक्स है वो एडवांस लेवल का आ गया, वहाँ पर आपने आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकालना सीखा, है ना। जब फिर आप कंपटीशन में आए तो मैट्रिक्स तो 11th और 12th का एकदम से बेसिक वाला टॉपिक है। जिस तरीके से अपन कैलकुलस पढ़ते हैं उसी तरीके से आप मैट्रिक्स को भी बहुत अच्छे से रट के रखते हो, ये मुझे पता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप एक घंटे में अगर आपकी सारी चीज़ें मैं मैट्रिक्स से रिलेटेड अगर रिवाइज करवा देता हूं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपका 1 घंटा वेस्ट होने वाला है ना भाई। 1 घंटे में मैट्रिक्स से रिलेटेड सारी चीज़ें रिवाइज करवा रहा हूं मैं। देखो मेरे पास जो है ना, ये शॉर्ट नोट लिखे हुए हैं सारे। देखो मैट्रिक्स से रिलेटेड जो शॉर्ट नोट है ये मैंने लिख रखे हैं। तो इसमें मैंने ऐसे वैसी चीज़ें नहीं लिखी जो सभी को आती हैं, जो स्पेशल चीज़ें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बनती हैं, थ्योरम्स वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने मैट्रिक्स से रिलेटेड नोट डाउन पहले से कर रखी हैं। तो मैं आपको शॉर्ट नोट की तरह सारी चीज़ें एक बार से जल्दी से रिवाइज करवा देता हूँ, चाहे उसमें आपकी आधे घंटा लगे 1 घंटा लगे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं करवाऊँगा ना, वो आपको एक क्वालिटी कंटेंट यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं अपन अपने टॉपिक के बारे में, मैट्रिक्स। देखो सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देता हूं कि यहां पर आपको ये देखने की जरूरत नहीं है कि यहां पर मैंने इंग्लिश में नाम लिखा है तो मैं इंग्लिश मीडियम से या फिर बिलोंग करता हूं ना, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं खुद हिंदी मीडियम से हूं, लेकिन मैथमेटिक्स में ऐसी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आती कि आप इंग्लिश मीडियम से करवा रहे हो या फिर हिंदी मीडियम में। भाई इंग्लिश वाले भी हिंदी की टर्मिनोलॉजी समझ जाते हैं और हिंदी वाले भी इंग्लिश मीडियम की टर्मिनोलॉजी समझ जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर कोई टर्मिनोलॉजी या फिर शब्दावली आएगी ना, मैं उनको दोनों मैं बताता चलूँगा आपको। हिंदी मीडियम में भी बताऊँगा और इंग्लिश मीडियम या फिर इंग्लिश ट्रांसलेट भी उसका मैं आपको करके बताऊँगा, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब मैट्रिक्स का हिंदी ट्रांसलेट आपको पता है क्या होता है, आव्यूह है, लेकिन कोई बोलता है क्या? अब आप ये बोलते हो कि हम हिंदी मीडियम से है, तो आप हिंदी मीडियम की जो टर्म है वो यूज़ करके बताओ हमें, सारा का सारा जो कंटेंट है वो आप हिंदी में लेके आओ। लेकिन इसको तो आप आव्यूह नहीं बोलते। भाई हिंदी मीडियम वाले क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब वो होते हैं कि उनके हिसाब से सारा कुछ चलना चाहिए। हालांकि मैं बुराई नहीं कर रहा आपकी, वो ऐसे सोचते हैं कि जो मैं टर्म बोल रहा हूँ ना वो इंग्लिश वाली ठीक है, लेकिन जो मुझे इंग्लिश की टर्म नहीं आती ना वो मुझे हिंदी में बताओ। फिर तो आप इसको भी आव्यूह बोलो, कि ऐसा बोलो कि हाँ आव्यूह वाला टॉपिक करवाओ सर। आव्यूह नाम बोलता है क्या इसका? कोई भी हिंदी मीडियम स्टूडेंट मुझे नहीं लगता कि इसका नाम आव्यूह बोलता होगा। या फिर डिटर्मिनेंट का देख लो, मुझे नहीं लगता कोई सारणिक बोलता होगा, ठीक है ना। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं आप पे वैसे कुछ कटाक्ष नहीं कस रहा है ना, बस आपको मैं ये बता रहा हूँ कि आप थोड़ा फ्लक्चुएट होके चलो। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, हिंदी मीडियम में भी बताऊंगा और इंग्लिश मीडियम में भी साथ में कवर कराते चलूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन मैट्रिक्स वाला जो टॉपिक है ये स्टार्ट कर रहे हैं। देखो मैट्रिक्स क्या होता है, सबसे पहले आप ये डिफरेंस जानो कि आपका जो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में क्या अंतर होता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा मैट्रिक्स और यहाँ पर मैंने लिख दिया चलो डिटर्मिनेंट, ठीक है। ये दो डिटर्मिनेंट हमने कर लिया
और मैट्रिक्स अपन कर रहे हैं। देखो सबसे पहले इनका जो नोटेशन है वो ही डिफरेंट है। देखो यहां पर जो नोटेशन की डिटरमिनेंट की बात करें ना, तो इसका नोटेशन अपन ये काम में लेते हैं डिटरमिनेंट का, ठीक है। और यहां पर अपन क्या करते हैं, बड़ा ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, ये अपनी चॉइस है भाई। अपन बड़ा ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, अपन ये वाला ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं, और अपन ये ब्रैकेट भी अपन यूज कर सकते हैं मैट्रिक्स में, ठीक है। लेकिन यहां पर यही हमें यूज करना होगा। सबसे पहले ये साइन की बात। फिर देखो डिटरमिनेंट में अपन क्या करते हैं, डिटरमिनेंट में जैसे अपने पास 3/3 की ये डिटरमिनेंट है, तो इसको हमें सोल्व करना है, तो हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू ये आंसर देता है। डिटरमिनेंट हमें क्या देता है, इसके सॉल्यूशन पे हमें क्या देता है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर करके देता है। लेकिन जो मैट्रिक्स है, यहां पर देखो जब मैट्रिक्स अपन सोल्व करेंगे, तो यहां पर मैट्रिक्स के जैसे मैंने 3/3 की जो मैट्रिक्स है ये मैं मान रहा हूं, तो यहां पर देखो इसके एलिमेंट को अपन डिनोट करते हैं AIJ से। किससे डिनोट करते हैं, AIJ से डिनोट करते हैं। तो यहां पर देखो ये बन जाएगा A11, ये बनेगा A12, A13, A21, A22, A23, 31, 32 और 33। यहां से इस मैट्रिक्स को यदि मुझे डिनोट करना है, देखो इतनी बड़ी मैट्रिक्स है ये, 3/3 की मैट्रिक्स है। अगर मुझे इसको डिनोट करना है तो मैं इसको इतना बड़ा नहीं लिख के, इसके लिए मैं एक नोटेशन काम में लेता हूं जो मैट्रिक्स का एक यूनिवर्सल नोटेशन बन जाता है। किस तरीके से, इसको अपन एक नोटेशन के रूप में ऐसे लिखते हैं कि AIJ है ना, और ये n/n की मैट्रिक्स है। किसकी है ये, n/n की स्क्वायर है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स, या फिर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो इसको m/n की भी अपन लिख सकते हैं। जहां पर i तो क्या है, यहां पर अपन लिखते हैं i तो है यहां पर नंबर ऑफ रोज, मतलब जो आपकी पंक्तियां हैं, पंक्तियों की संख्या, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रोज। एंड j क्या है यहां पे, नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। देखो AIJ से डिनोट करते हैं। अब क्या मुझे आप ये वाला जो है A23, इसके लिए बता सकते हो क्या कि ये A23 नाम ही क्यों पड़ा भाई। इसको जब AIJ से कंपेयर करेंगे ना, तो I की वैल्यू तो कितनी आती है, 2 आती है, एंड J की वैल्यू कितनी आती है, 3 आती है, ठीक है। I यहां पे क्या है, नंबर ऑफ रोज, एंड J क्या है, नंबर ऑफ कॉलम। तो ये तो क्या बन गया, ये तो बन गया रो, और ये क्या बन गया, कॉलम। तो यहां से आप देखो कि ये दूसरी रो का और तीसरा कॉलम है। देखो ये जो एलिमेंट है कौन से में आ रहा है, दूसरी रो में, क्योंकि ये तो होती है आपकी रो तो होती है इस साइड, इनको अपन लिखते हैं R1, R2 और R3, और ऐसे क्या होते हैं, कॉलम होते हैं, तो C1, C2 और C3। तो देख लो चाहिए R2, C3, R2 और C3। इस तरीके से अपन काम में लेते हैं कि जो मैट्रिक्स होती है, इस मैट्रिक्स का अपन नोटेशन क्या काम में लेते हैं। हालांकि ये सारी चीजें पता है आपको, लेकिन फिर भी वही बात है, मेरा डिवाइस आपको करवाने का यहां पर फर्ज बनता है, ठीक है। ये आपकी AIJ मैट्रिक्स हो गई। अब देखो अपन डायरेक्ट चलते हैं कि मैट्रिक्स जो है ये स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होती है, पता है स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होती है। यहां पर जो m/n लिखा है, ये नंबर ऑफ रो भी इक्वल है और नंबर ऑफ कॉलम भी क्या है, दोनों अगर इक्वल है भाई, रो और कॉलम जैसे दोनों इक्वल आ गए, यहां पर रो भी 3 है एंड कॉलम भी 3 है, तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अपन लिख सकते हैं अगर I और J दोनों इक्वल है, I और J दोनों अगर इक्वल हैं, तो ऐसी मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, ऐसी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स, हाँ सॉरी I बोल सकते हो, या फिर आप ये ज्यादा बोलो तो बेटर रहेगा, m = n। यदि m और n दोनों इक्वल हैं तो वो क्या कहलाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स वो कहलाएगी, ठीक है। अब देखो अपन डिफरेंट टाइप की मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। लास्ट पेज पे लिख लिया था कि, चलो देखो अपन बात करते हैं डिफरेंट टाइप की मैट्रिक्स। तो सबसे पहले मैंने यहां पर लिखा रो मैट्रिक्स, बस जल्दी से रिवाइज करवा दूंगा सारी चीजों को। रो मैट्रिक्स क्या होती है, नाम से आइडिया लग रहा है, जिस मैट्रिक्स में केवल रो होती है, जिसमें कॉलम नहीं होता, केवल एक रो होती है, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। रो मैट्रिक्स का नाम है, रो मैट्रिक्स का मतलब है जिसमें केवल एक रो होती है, ओनली वन रो, यहां पे लिख लेना ओनली वन रो। कॉलम तो होंगे ही ना, बस रो कितनी होगी, 1 होगी। ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये किस तरीके से होगी, जैसे यहां पे है, यहां पे अपन क्या लिखते हैं, इस साइड लिखते हैं अपन R1, R2, R3, R4। मैंने क्या बोला, रो की संख्या केवल क्या होगी, 1 होगी, जिसमें केवल एक ही रो होनी चाहिए। तो यहां पर R1 ही होनी चाहिए, कॉलम अलग अलग हो सकते हैं, कॉलम के बारे में अपन कोई कुछ अपन नहीं कह सकते, ठीक है। तो कॉलम अलग अलग हो सकते हैं, तो ये होगा A11, A12, A13,
A14 और ऐसे करके कॉलम n तक इनफाइनाइट कॉलम इसमें हो सकते हैं, हमें नहीं पता कॉलम कितने होंगे, लेकिन रो कितनी होगी, केवल एक ही रो होगी, तो ऐसी मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, रो मैट्रिक्स। ठीक है, फिर आता है आपका, अगर रो मैट्रिक्स बनती है तो कॉलम मैट्रिक्स भी बननी चाहिए। देखो कॉलम को मैं COL से लिखूंगा और मैट्रिक्स को मैं MET से लिखूंगा, ठीक है ना। तो जिसमें क्या हो, ओनली वन कॉलम हो। भाई रो की जगह ये क्या बन गया, एक कॉलम वाली बन गई। अब कॉलम एक होना चाहिए, रो कितने भी हो सकते हैं, तो यहां से ये मैट्रिक्स कैसे बनेगी, कॉलम C1 एक ही होना चाहिए, ऐसे करके, इससे आगे नहीं जा सकते आप। तो यहां से आप लिखोगे A11, A21, A31, A41 और ऐसे करके ये आगे AN1 तक जाएगी, ये AN1 तक। देखो 1 देखो 1 2 3 4 जो रो है वो चेंज हो रही है आपकी। फर्स्ट जो आता है, फर्स्ट नंबर किसके लिए आता है, रो के लिए आता है ना। AIJ में I किसके लिए, रो के लिए। तो देखो I चेंज हो रहा है, लेकिन J क्या है, 1 1 1 1 और J क्या है, कॉलम है, J कॉलम की संख्या ही तो है। तो यहां पर जो कॉलम है वो क्या है, फिक्स है। कॉलम क्या है, फिक्स है, और वो कितना, एक। कॉलम कितना हो सकता है, एक कॉलम हो सकता है। तो ऐसे बन जाती है आपकी कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बता दिया। ये स्क्वायर मैट्रिक्स वो होती है जिसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं। फिर आता है आपका डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, अब देखो यहां पर मुझे थोड़ा हिंदी में ट्रांसलेट करने की जरूरत है, क्योंकि डायगोनल नहीं पता भाई, हिंदी मीडियम वालों को पता नहीं क्या होता है। तो डायगोनल होता है विकर्ण। अब तो पता है विकर्ण मैट्रिक्स, या फिर इसको भी अवयव लिखो। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब है विकर्ण समूह है, क्या नहीं है? ठीक है, विकर्ण मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स या फिर विकर्ण मैट्रिक्स। अब देखो डायगोनल मैट्रिक्स के नाम से आइडिया लग रहा है कि डायगोनल जो एलिमेंट आएंगे। अब भाई ये बताओ कि ये जो मैट्रिक्स मैं लिख रहा हूं, A11, A12, A13, 21, 22, 23, 31, 32 एंड 33, इसमें आप ये बताओ मेरे को कि डायगोनल एलिमेंट कौन से हैं, विकर्ण अवयव कौन से हैं। तो विकर्ण यही तो होगा, ये वाला विकर्ण नहीं होगा। अब इसमें भाई अपन जब स्क्वायर बनाते हैं या फिर रेक्टेंगल बनाते हैं तो इसके दो विकर्ण बनाते हैं अपन, क्या बनाते हैं, दो विकर्ण। लेकिन यहां पर हम विकर्ण एक ही बनाएंगे, ये ध्यान रखना। विकर्ण क्या बनेगा, एक ही बनेगा, ये विकर्ण बनेगा केवल। ये वाला विकर्ण इसमें नहीं कहलाएगा, इसको अपन डायगोनल नहीं बोलेंगे, इसको डायगोनल नहीं बोलेंगे अपन, इसको डायगोनल बोलेंगे। किसको, ये वाले जो हैं A11, A12, A33, ये वाले जो एलिमेंट बन रहे हैं A11, 22 एंड 33, यही एलिमेंट क्या कहलाएंगे, डायगोनल एलिमेंट कहलाएंगे। नोट ये एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये एलिमेंट डायगोनल कहलाएंगे। अब देखो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगी, डायगोनल मैट्रिक्स ऐसी होगी जिसमें क्या होगा, डायगोनल के जो एलिमेंट है वो सारे क्या आएंगे, इक्वल बन जाएंगे। और का हमें नहीं पता, और किसी के बारे में अपन कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन जो डायगोनल एलिमेंट आ रहे हैं वो सभी क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब आपका A11, A22 और A33 क्या है, इक्वल है। क्या है ये, इक्वल। इसका मतलब आप ये बोल सकते हो ना कि AIJ इक्वल्स टू AJI। भाई ये बोल सकते हैं कि AIJ और AJI ये क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। या फिर AIJ इक्वल्स टू K बोल दो, क्या बोल दो, AIJ, ये बोल सकते हैं अपन कि AIJ इक्वल्स टू K। और ये कब, व्हेन I इक्वल्स टू J। अगर I और J दोनों आपस में इक्वल है, देखो ये I है और ये J है, अगर I और J दोनों आपस में इक्वल है तो AIJ है ना, ये किसके बराबर होगा, K के बराबर होगा। मतलब ये भी वैल्यू क्या आएगी, ये भी क्या आएगा और ये भी क्या आएगा। इन सब के बारे में हमें नहीं पता कि ये इक्वल होंगे, जीरो होंगे कि क्या होंगे, लेकिन डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, इक्वल अगर हो जाएंगे तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे अपन, डायगोनल मैट्रिक्स बोल देंगे। ठीक है, फिर आती है आपकी स्केलर मैट्रिक्स। सॉरी, ये जो मैंने अभी मैट्रिक्स बताई है ना, ये स्केलर मैट्रिक्स का बता दिया मैंने, सॉरी। यहां पर ये लिख लेना, जो डेफिनेशन जो मैंने बताई है ये स्केलर मैट्रिक्स की बता दी मैंने, माफी चाहता हूं। स्केलर मैट्रिक्स जिसको अपन बोलते हैं अदिश। स्केलर क्या होता है, अदिश होता है ना। तो अदिश
मैट्रिक्स। माफी चाहता हूं, देखो ये जो अभी मैंने डेफिनेशन आपको बताई है कि डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, सभी इक्वल होंगे, और डायगोनल के अलावा जो एलिमेंट होंगे इनके बारे में अपन नहीं कह सकते। ऐसी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कहलाती है। माफी चाहता हूं, मैंने डायगोनल एलिमेंट लिख दिए यहाँ पे, लेकिन डायगोनल एलिमेंट क्या, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है ये अब देख लेते हैं। चलो, डायगोनल अलग होगी। देखो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स में ये होगा कि डायगोनल एलिमेंट के अलावा सभी जितने भी एलिमेंट आएंगे वो क्या होंगे, जीरो होंगे। ऐसी मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। जैसे यहां पर मैं लिख रहा हूं 1 2 3 और ये 0 0 0 ये 0, तो ये कौन सी है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। भाई आपके डायगोनल एलिमेंट क्या है, नॉन जीरो है। डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो और बाकी सारे क्या बन गए, जीरो। तो इसके लिए अपन एक डेफिनेशन ये लिख सकते हैं क्या कि ए आई जे इक्वल टू जीरो। भाई ए आई जे क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। कब, जब आई इज नॉट इक्वल टू जे, जब आई और जे दोनों बराबर नहीं है। भाई डायगोनल एलिमेंट में ही होंगे ना आई और जे तो बराबर, डायगोनल एलिमेंट में आई और जे बराबर होंगे, और डायगोनल एलिमेंट में जब ए आई और जे बराबर होंगी तब ये हमें कोई के वैल्यू देगा, मतलब डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो है ये। या फिर आप ये लिख सकते हो के लिख सकते हो, या फिर यहां पे लिख सकते हो नॉन जीरो। और ये नॉन जीरो कब होगा, जब आई इक्वल टू जे है। अब ये तो आ गए डायगोनल एलिमेंट, और ये आ गए आपके नॉन डायगोनल एलिमेंट। अब नॉन डायगोनल एलिमेंट में क्या होगा, आई इज नॉट इक्वल टू जे, और आई इज नॉट इक्वल टू जे है तो आपके जो एलिमेंट है वो क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। देखो नॉन डायगोनल सारे जीरो करने हैं आपको, तो आप ये एक डेफिनेशन भी इसकी दे सकते हो, किसके लिए, डायगोनल मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, देखो डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर में कंफ्यूजन नहीं होना है। स्केलर मैट्रिक्स तो वो है जिसमें डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, आपस में सारे के सारे इक्वल होंगे, वो तो है स्केलर। और डायगोनल मैट्रिक्स वो है जिसमें डायगोनल मैट्रिक्स के अलावा सारे के सारे क्या, सॉरी डायगोनल एलिमेंट के अलावा सारे जितने भी एलिमेंट है वो क्या होंगे, जीरो होंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन स्केलर के बाद में यूनिट मैट्रिक्स। तो ये मैंने लिखा, वहीं पे कर लें क्या, देखो यहां पर मैंने लिखा यूनिट मैट्रिक्स। अब यूनिट मैट्रिक्स के बारे में तो आप लगभग सभी जानते हो। यूनिट मैट्रिक्स में क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट जो आपके डायगोनल आ रहे हैं, डायगोनल एलिमेंट है वो सभी के सभी क्या होंगे, आपस में इक्वल भी होंगे, और नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो सारे जीरो भी होंगे। मतलब डायगोनल और ये जो आपकी स्केलर मैट्रिक्स है, इन दोनों की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई अगर कोई मैट्रिक्स करती है तो वो कौन सी मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है। तो यहां पर मैंने लिख दिया कि यहां पे क्या होंगे, या फिर इसको अपन 1 1 भी बोल सकते हैं। भाई ये तीनों 1 1 होंगे और बाकी सारे क्या बन जाएंगे, बाकी सारे बन जाएंगे आपके 0 0। तो ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है, आपकी यूनिट मैट्रिक्स है। ठीक है, ये मैट्रिक्स क्या है, यूनिट मैट्रिक्स। इसके लिए आप ये भी बोल सकते हो कि अगर ए आई जे जीरो भी है और ए आई जे कितना है, देखो इस मैट्रिक्स में देखो एलिमेंट किस तरीके से आ रहे हैं, 1 भी आ रहा है, ए आई जे जीरो आ रहा है और 1 आ रहा है। जीरो कब आ रहा है, जब आई नॉट इक्वल टू जे, और 1 कब आ रहा है, जब आई इक्वल टू जे। ठीक है, तो आप इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि जो यूनिट मैट्रिक्स है ना, ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है और ये स्केलर मैट्रिक्स भी है। देख लो जो स्केलर मैट्रिक्स इसके लिए, स्केलर मैट्रिक्स इसके लिए है क्योंकि इसके जो डायगोनल एलिमेंट है वो सारे क्या हैं, इक्वल है, तो इसलिए तो ये बन जाएगी स्केलर मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स क्यों बनेगी, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि डायगोनल एलिमेंट के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट है वो क्या है, जीरो, इसलिए ये क्या है, एक स्केलर मैट्रिक्स भी है। तो कोई पूछे ना कि ऐसी मैट्रिक्स बताओ जिसमें डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स के भी गुण है और स्केलर मैट्रिक्स के भी गुण है, तो ऐसी मैट्रिक्स क्या होगी, आपकी यूनिट मैट्रिक्स होगी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट चलते हैं अपन। अब 2 टाइप की मैट्रिक्स बनती है, यहां पे 2 टाइप की मैट्रिक्स बनती हैं। पहले मैं नाम नहीं लिखूंगा मैट्रिक्स का, मैं मैट्रिक्स का एग्जांपल लिख रहा हूं, तो आपको ये बताना है कि ये कौन सी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 और ये 0 ये 0 और ये 0। एक तो मैंने लिखी ये मैट्रिक्स, और दूसरी मैंने लिख दी 1 2 3 4 5 6 ये 0 और ये 0। ऐसे ही मैंने एग्जाम्पल लिखा है। ठीक है, अब आप देख के बताओ, देखें कि ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स किस तरीके से अलग अलग हैं और इनका नाम क्या है। तो ध्यान से जब देखेंगे ना अपन, तो ये तो है आपका डायगोनल,
ये डायगोनल क्या करता है, मैट्रिक्स को दो भागों में क्या करता है, डिवाइड करता है। ठीक बात है, ये आपका डायगोनल बन गया। अब देखो इस डायगोनल के जो नीचे वाले सारे एलिमेंट हैं वो क्या हैं, जीरो। ठीक है, नीचे के डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट क्या आ रहे हैं, जीरो आ रहे हैं। और इसमें डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या आ रहे हैं, ऊपर वाले जीरो आ रहे हैं। या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हो भाई, जीरो को अगर अपन काउंट ना करें तो आप ये भी तो बोल सकते हो ना कि डायगोनल एलिमेंट के ऊपर वाले सारे एलिमेंट क्या है, नॉन जीरो। भाई जीरो जो बन गए उनको तो छोड़ ही दो, ये तो जीरो बन गए, ऊपर वाले नॉन जीरो हैं, तो नॉन जीरो की बात करते हैं अपन। जीरो को क्या बात करें भाई, जीरो जो बन गए उनकी क्या बात करें, ऊपर वालों की बात करते हैं अपन जो नॉन जीरो हैं। और इसमें ऊपर वाले जीरो बन गए लेकिन नीचे वाले क्या हैं, नॉन जीरो है। तो अपन नीचे एलिमेंट की बात करते हैं, ये नीचे वाले एलिमेंट क्या है इसमें, नॉन जीरो। तो यहां से देखो इस वाले एलिमेंट में डायगोनल के ऊपर वाले नॉन जीरो, इस वाले एलिमेंट मैट्रिक्स में डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट नॉन जीरो। तो देखो इसमें ऊपर वाले हो रहे हैं ना, तो इसको बोलते हैं अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स। ये याद रखने का तरीका बताया मैंने, अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स। कंफ्यूज नहीं होना है, यहां पे जीरो को काउंट नहीं करोगे आप। अगर जीरो को काउंट कर लिया, जीरो के रेस्पेक्टिव में देखोगे ना, तो ये लोअर ट्राइंगल लगेगा आपको, क्योंकि जीरो नीचे आ रहा है। लेकिन मैंने क्या बताया, याद करने का तरीका बताया भाई, जो जीरो हो गया उसकी क्या बात करें, वो तो जीरो मतलब जीरो, जीरो मतलब जीरो, जीरो की बात क्या ही कर रही, जो जीरो से बड़े हैं, जो जीरो से बड़े हैं उनकी बात करो। तो जीरो से बड़े कहां आ रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं, इसलिए ये क्या बन गया, अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स। और जीरो तो ऊपर चले गए, तो जीरो से बड़े कहां आ रहे हैं, इसमें नीचे आ रहे हैं ना, तो ये बन जाएगा लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स। लोअर ही नाम है ना, लोअर। ठीक है, तो ये बन गया लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है कि कभी कभी हमें ऑप्शन में उलझा देता है अगला, ऐसे नहीं देता, ये हमें डेफिनेशन में देता है। जिस तरीके से मैंने ऐसे बनाई थी ना डेफिनेशन, इस तरीके से दे देगा। तो यहां पे भी अपन कर सकते हैं। देखो जो आप ए आई जे बोलते हो, क्या बोलते हो, ए आई जे, ए आई जे, ए आई जे में देखो ये क्या है, A11, A12, A13, ऐसे ही है ना। मतलब फिर यहां पे चलो पूरा कर लेते हैं, अलग से ही लिख लो चलो इनको। देखो ये मैंने अलग से लिखा, A11, A21, A31, A12, A13, A22, 23, 32 एंड 33, ऐसे लिखा मैंने। अब देखो अपर ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। अपर ट्राइंगल में क्या हो रहा है, आपके जो A11, A12, A13, फिर A22, A23 और A33, ये सारे एलिमेंट क्या है, नॉन जीरो है। अब इन एलिमेंट में देखो इनकी बात नहीं कर रहे, केवल इन्हीं की बात कर रहे हैं अपन। भाई जो मैं मार्क कर रहा हूं ना, इन एलिमेंट की बात कर रहे हैं अपन। ये है ना नॉन जीरो, ये तो नॉन जीरो है। और ये बच गए कौन से, ये जीरो वाले बच गए। अपर ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जो नॉन जीरो एलिमेंट हैं उनमें ध्यान से देखोगे ना आप, तब आपको ये पता चलेगा कि जो आई है ना, आई, भाई आई पहले आता है, जो नंबर पहले लिखा होता है वो आई होता है, और जो बाद में होता है वो जे। आई क्या है, लेस देन है या फिर इक्वल टू है, किसके, जे के। ध्यान से देखो जो नॉन जीरो एलिमेंट है उसमें क्या आ रहा है, आई लेस देन इक्वल टू जे आ रहा है, ठीक है। और जो जीरो वाले एलिमेंट है वहां पे क्या आ रहा है, आई ग्रेटर देन जे है। क्या यहां पे आई ग्रेटर देन जे है, देख लो, A21, A31, A32, ठीक है ना। तो ये दो अपन क्या कर सकते हैं, इसकी कंडीशन बना सकते हैं इस तरीके से। कैसे बनाएंगे, हम बनाएंगे कि जब आई लेस देन इक्वल टू जे एंड आई ग्रेटर देन जे, ठीक है। जब आपका आई लेस देन इक्वल टू जे है तब ए आई जे क्या हुआ, भाई ए आई जे क्या है, आपका एलिमेंट है, वो क्या है, नॉन जीरो है, मतलब जीरो के इक्वल में नहीं है। नॉन जीरो का मतलब कितना भी हो सकता है पर जीरो तो नहीं है। और जब आई ग्रेटर देन जे है तब आपका जो एलिमेंट ए आई जे है वो क्या बन गया, वो जीरो बन गया। और ये आपका ऑप्शन में दिया हुआ आ सकता है, या फिर कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में ये डेफिनेशन आएगी और आपको ये बताना है, पूछ लेगा कि बताओ ये कौन सी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है, ये वाली मैट्रिक्स कौन सी है। तब आपको आंसर क्या देना है, ये अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स है, ठीक है। यहां पर बना के देखते हैं, चलो ऊपर वाली मैट्रिक्स में देख लेंगे। यहां पर भी भाई देखो यहां पे क्या कुछ हो रहा है, यहां पे हो रहा है अपने पास, देखो ये वाले जो एलिमेंट है, ये वाले, ये क्या बन रहे हैं, इसमें नॉन जीरो बन रहे हैं। देखो ये वाले एलिमेंट क्या है, नॉन जीरो।
और ये जो एलिमेंट है ये क्या है, देखो थोड़ा नीचे कर लेते हैं अपन इसको, ये वाले जो एलिमेंट है ये क्या है, 0। ठीक है, ऊपर वाले 0, नीचे वाले नॉन जीरो। तो ध्यान से देखने पर क्या पता लगेगा कि ये जो एलिमेंट आ रहे हैं यहाँ पे क्या है आपका i लेस देन j है, और यहाँ पे क्या है i ग्रेटर देन इक्वल टू j। इक्वल टू का ध्यान रख लेना, इक्वल टू का ध्यान रख लेना। पिछले वाले मैट्रिक्स में यहाँ पे आ रहा था इक्वल टू, अब की बार यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या है i लेस देन j, और यहाँ पर क्या है i ग्रेटर देन इक्वल टू j। तो दोनों के लिए अलग अलग कंडीशन बना ले क्या भाई, आपका i अगर ग्रेटर देन इक्वल टू j है और i लेस देन j है, बताओ देखे i अगर ग्रेटर देन इक्वल टू j है, i अगर ग्रेटर देन इक्वल टू j है, तब aij क्या बना आपका, नॉन जीरो। ठीक है, और इस कंडीशन में क्या बना, aij इक्वल टू 0। तो ये दोनों जो कंडीशन है ये ध्यान में रखनी है आपको। ठीक है ना भाई, रटना नहीं है, यहां से आपको ऐसे रटना नहीं है, मैंने आपको थोड़ा समझा के बताया तब ये ज्यादा टाइम लग गया। बस आपको ये इतना याद रखना है, ये जो दो एग्जांपल बताए ना मैंने, बस एग्जांपल आप याद रखो, ये आप डेफिनेशन अपने आप बना लोगे। डेफिनेशन याद नहीं करनी, ये जो डेफिनेशन मैंने लिखाई है ना ये आपको याद नहीं करनी, इनमें ज्यादा दिमाग खर्च नहीं करना, बस आपको ये एग्जांपल याद रखना है। एग्जांपल किस तरीके से याद रखोगे, अगर नॉन जीरो डायगोनल से ऊपर आ रहे हैं तो अपर ट्रायंगल, अगर नॉन जीरो डायगोनल से नीचे आ रहे हैं तो लोअर ट्रायंगल। ठीक है, बचे हुए एलिमेंट जो जीरो है वो बन ही जाएंगे। ठीक है, तो ये दो टाइप की मैट्रिक्स हमने सिमिलर जो थी वो हमने पढ़ ली। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि दो मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई करते हैं अपन तो क्या होता है। ठीक है, तो यहां पर अपन मल्टीप्लाई करना आता है भाई, मल्टीप्लाई करना सिखाने की जरूरत थोड़ी है, मल्टीप्लाई आता है आपको। तो यहां पर मैंने लिखा, सबसे पहले ये करो कि एक तो मैट्रिक्स आपकी ए और एक मैट्रिक्स है बी। ठीक है, ए मैट्रिक्स मैंने मान लिया कि ए मैट्रिक्स है ए आई जे, ये आई नहीं लिखा जा रहा है इस पे, ए आई जे एम मल्टीप्लाई एन की है। ठीक है, या फिर ऐसा करो इसको एल मल्टीप्लाई एम की मान लो। ठीक है, और जो बी मैट्रिक्स है वो है आपकी ए आई जे। भाई जरूरी थोड़ी है दोनों की जो रैंक है दोनों का ऑर्डर है वो इक्वली होगा, 2/3 की दोनों होंगी या फिर 3/3 की होगी। दोनों का ऑर्डर अलग अलग भी तो हो सकता है भाई, 3/1 भी हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है, कैसे भी ऑर्डर हो सकता है, रैंक कैसे भी हो सकती है। हालांकि डिटर्मिनेंट जो होता है ना वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही बनता है डिटर्मिनेंट। भाई डिटर्मिनेंट में मैंने कभी आपको ये बताया था क्या, 1 2 3 4 5 6 इसका डिटर्मिनेंट निकाल के बताओ, ऐसा मैंने डिटर्मिनेंट कभी नहीं बताया, क्योंकि डिटर्मिनेंट हमेशा किस में होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट बनता है। डिटर्मिनेंट कहां से बनता है, स्क्वायर मैट्रिक्स से बनता है, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स से ये डिटर्मिनेंट पॉसिबल नहीं है। वैल्यू कैसे निकालोगे, इसमें एक रो और होनी चाहिए तभी ये स्क्वायर बनेगा ना। ठीक है ना, तो यहां पर कैसे करोगे, मैट्रिक्स जो है वो कैसे भी हो सकती है, जरूरी नहीं है स्क्वायर ही हो। ठीक है, तो यहां पर ए आई जे को मैंने मान लिया, चलो ये एम मल्टीप्लाई एन का है। तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, ए को बी से मल्टीप्लाई कर सकते हो, मतलब आप ए मल्टीप्लाई बी लिख दो, चाहे ए बी लिख दो। ए बी आप लिख सकते हो, ए बी कर सकते हो, लेकिन बी ए नहीं कर सकते, बी ए इसमें पॉसिबल नहीं है, बी ए इसमें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग आते हैं। प्रॉपर्टी अपन पढ़ते हैं कि जो ए मल्टीप्लाई बी है वो कभी भी बी मल्टीप्लाई ए के बराबर नहीं होता। ठीक है, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, ये प्रॉपर्टी होती है। तो यहां पर अपन बी ए को कैलकुलेट नहीं कर सकते भाई, जो बी ए है ये कैलकुलेट नहीं कर सकते अपन, तो ए बी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये मैंने कैसे डिसाइड किया, एम एल मल्टीप्लाई एम और एम मल्टीप्लाई एन को देखकर मैंने कैसे डिसाइड किया, ये देखो ध्यान से बताता हूं मैं आपको। जब मैंने मैट्रिक्स लिखी ए आई जे एम मल्टीप्लाई एन, ये तो आपकी ए मैट्रिक्स है, मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है ए आई जे एम मल्टीप्लाई एन से, ये एल मल्टीप्लाई एन है, सॉरी एल मल्टीप्लाई एम। अब ये ए बी, ये क्या है ए और ये क्या है बी। अब ये दोनों मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लाई हो सकती हैं जब आपके ये वाले एलिमेंट क्या हो, कॉमन हो। भाई यहां पर भी एम है, यहां पर भी एम है, ध्यान से सुन लेना, ए और बी मैट्रिक्स से ए बी तभी मल्टीप्लाई हो सकती हैं जब यहां पर पहली मैट्रिक्स का सेकंड, ये जो पहली मैट्रिक्स में क्या है नंबर ऑफ कॉलम, एंड दूसरी एलिमेंट के नंबर ऑफ रो क्या हो, आपस में इक्वल हो, तभी ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी। हालांकि बी और ए हैं ये कभी मल्टीप्लाई नहीं होंगे, देख लो चाहिए ये दोनों इक्वल थोड़ी आ रहे हैं। यहां पर लिखा ए आई जे, बी में क्या है एम मल्टीप्लाई एन है, और यहां पे क्या है ए आई जे एल मल्टीप्लाई एम है। तो एन और एल बराबर है क्या, एन और एल बराबर नहीं है, इसलिए अपन बी को ए से मल्टीप्लाई बी ए नहीं कर सकते, बी ए अपन कैलकुलेट नहीं कर सकते, अपन केवल ए बी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, मान लिया ए बी को कैलकुलेट कर लिया, ये नहीं कर सकते। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है ना, ये प्रॉपर्टी पड़ी रहे तो चलो
इतना तो क्लियर है। अब आप ये बताओ कि जब आप ए को बी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बनेगा, ए बी बनेगा। तो ये जो ए बी आएगा इसकी रैंक क्या होगी भाई, रैंक का मतलब है अपन ये 3/2 4/3 m/n लिखते हैं ना, हालांकि ये मुझे स्टार्टिंग में बता देना चाहिए था, लेकिन कॉमन सी बात है। m × n को बोलते हैं मैट्रिक्स की रैंक, कि वो मैट्रिक्स कौन सी रैंक की है, उसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, उस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितने हैं, ठीक है। उसी को अपन बोल देते हैं कि वो क्या है, उसकी रैंक है, ठीक है। तो अब आपको ये जानना है कि जब अपन ए को बी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो ए बी बनेगा उसकी रैंक क्या आएगी। तो ये जानने के लिए देखो यहां पर ये तो आ गया था कॉमन ना भाई, कॉमन मान लो एक तरीके से, तो बचा क्या है, एल और एन तो बचा है ना। तो ए बी की रैंक क्या आएगी, एल × एन आएगी। क्या आएगी, एल × एन आएगी। मल्टीप्लाई करना आपको आना चाहिए। मल्टीप्लाई अपन जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना तब मैं सारा बता दूंगा कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। यहां पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहां पर जो मैं इतना बता रहा हूं ना ये याद करो आप, कि कब किस कंडीशन में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किस कंडीशन में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अगर मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो मल्टीप्लाई होने के बाद में जो मैट्रिक्स आएगी उसकी रैंक क्या आएगी। 3 चीजें बताई है मैंने, बस ये 3 आपको आनी चाहिए, ठीक बात है। अब देखो मल्टीप्लाई होने के बाद में क्या होगा, कुछ मल्टीप्लाई की कंडीशन है, प्रॉपर्टी है 1-2, वो मैं आपको बता देता हूं। पहली प्रॉपर्टी तो ये कि कभी भी ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, जो ए बी है वो आपका बी ए के बराबर नहीं होगा। या फिर आप ये बोल दो कि ए × बी, भाई ये जो कम्युलेटिव या फिर क्रम विनिमयता साहचर्यता की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई तो है ना भाई, ये नहीं होगा ए बी, और ये क्रम विनिमयता को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये यहां पर ये साहचर्यता बोलते हैं इसको, ए बी सी, और ये होगा ए बी सी के, ये सेटिस्फाई करेगा ये। चाहे तो आप बी सी को मल्टीप्लाई करके ऐसे कर सकते हो, है ना भाई। ये ऑर्डर लिखा है ना, तो ये ऑर्डर इसी में होना चाहिए। इस ऑर्डर का मतलब है कि पहले आप बीसी को मल्टीप्लाई करो, बीसी को मल्टीप्लाई करने के बाद में ए को मल्टीप्लाई करो आप बीसी से, जो मैट्रिक्स आई है, ठीक है ना। ये इसी ऑर्डर में रहेगा। तो ये बराबर होगा जब आप ए बी को मल्टीप्लाई करके फिर सी से करते हो, तो ठीक है। फिर आपका आता है अगर ए बी प्लस सी है तो आप इसको ए बी प्लस ए सी भी बोल सकते हो, या फिर आप ये भी बोल सकते हो अगर ए प्लस बी और ये सी यहां पे आ रहा है तो आप इसको एस सी प्लस बी सी भी बोल सकते हो। बस ये नहीं होगा, ये ना, ये नहीं होगा कभी, मतलब ये इक्वल टू नहीं आएंगे, ये नॉट इक्वल टू आएंगे, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। तो ये 3-4 प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की, ये लिख लेना। हालांकि मैंने रफ की तरह लिखी है ऐसे ही, पर ये बहुत काम की है। कभी कभी इनमें ही कंफ्यूजन हो जाता है, इनमें कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी कि ये होगा कि नहीं होगा। अगर ये नहीं होगा तो फिर बच्चे सोचते हैं कि हाँ ये नॉट इक्वल टू है तो ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, पर ये करता है, ये भी करता है, ये भी करता है, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद आनी चाहिए। हालांकि याद भी नहीं भी है ना, तो आप जब एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको क्वेश्चन मान के सोल्व करना पड़ेगा, तो उसमें 1-2 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा आपको। मानने से मेरा मतलब है कि आप कोई 2/2 की मैट्रिक्स मानो, बी और सी को मानो अलग से, तो ज्यादा टाइम लगेगा। इससे अच्छा इनको सीधा स्टैंडर्ड फॉर्मूले याद कर लो इनके, ये स्टैंडर्ड जो रिजल्ट आ रहे हैं ना उन्हीं को याद कर लो आप, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन, देखो ट्रांसपोज निकालना, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं, देखो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज को क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज को अपन बोलते हैं, ट्रांसपोज को क्या बोलते हैं हिंदी में, इसका वो सेकंड नहीं, ट्रांसपोज को देखो एक मिनट बताता हूं मैं आपको, टी से डिनोट करते हैं। और ट्रांसपोज को देखो मैं बता ही देता हूं, चलो याद नहीं आ रहा मुझे, गूगल ट्रांसलेट भी पता नहीं क्या क्या दे रहा है। चलो ट्रांसपोज मतलब ट्रांसपोज निकालना, तो ट्रांसपोज देखो अपन कैसे निकालेंगे, हिंदी में पता नहीं आ रहा मुझे, नाम याद नहीं आ रहा इसका हिंदी में क्या बोलते हैं, पर इसको अपन टी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, टी से। भाई हिंदी इंग्लिश जान के क्या करना है आपको, ट्रांसपोज निकालना आना चाहिए बस। देखो ये मैट्रिक्स है अपने पास, ए है 1 2 3 4, इसका ट्रांसपोज क्या होगा,
ए टी होगा, ए टी भी बोल सकते हैं, या फिर ए डैश भी कहीं कहीं लिखा होता है, ए टी या फिर ए डैश, डैश भी अपन इसको लिखते हैं ट्रांसपोज को, ठीक है। इसका ट्रांसपोज ये होता है कि जो कॉलम है, रो और कॉलम, इनको आपस में इंटरचेंज कर दो, ये ट्रांसपोज। रो को तो बना दो कॉलम और कॉलम को बना दो रो, तो यहां पर R1 क्या है, 1 2 है ना, तो ये क्या बन जाएगा, C1 बन जाएगा, तो ये 1 2, ठीक है। R2 क्या है 3 4, तो ये R2 क्या है 3 4 है ना, तो ये बन जाएगा C2, तो ये 3 4, ये इसका ट्रांसपोज है। मतलब जो रो थी 1 2 3 4, ये रो है ना, इसको मैंने कॉलम में लिख दिया 1 2 3 4, बस ये क्या बन गया इसका ट्रांसपोज। 3/3 में भी आप कर सकते हो, जैसे 3/3 की ये मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये 3/3 की मैट्रिक्स है। तो इसका जब ट्रांसपोज निकालोगे ए डैश या फिर ए टी, तो वो क्या बनेगा, ये बन जाएगा 1 2 3 4, ऐसे करके लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये इसका क्या है, ट्रांसपोज है, ठीक बात है ना। अब देखो ट्रांसपोज निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, ट्रांसपोज कोई बड़ी बात नहीं है, आप सभी को आता है, लेकिन ट्रांसपोज से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी है वो इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोज से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी बनती है ना, वो इंपॉर्टेंट ज्यादा है। तो वो पहली प्रॉपर्टी है, आप ये नोट डाउन कर सकते हो कि अगर 2 बार अपन ट्रांसपोज निकालें किसी भी मैट्रिक्स का, भाई ट्रांसपोज का अगर ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो फिर से आपको वही मैट्रिक्स मिल जाएगी। पिछले वाले क्वेश्चन में कर सकते हो, भाई पहले अपन रो को कॉलम बना रहे हैं, फिर कॉलम को फिर से जब रो बनाएंगे ना, तो वापस आपको वही मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होगा, वही मैट्रिक्स होगी, ठीक है ना। तो ए टी का टी, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या मिल जाएगा आपको, फिर से वही मैट्रिक्स मिल जाएगी। सेकंड प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो कि ए प्लस बी जो मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज निकाल लो, चाहे आप अलग अलग से ट्रांसपोज निकाल के प्लस कर दो। भाई 2 मैट्रिक्स का सम करके ट्रांसपोज निकाल लो, चाहे ट्रांसपोज निकाल के सम कर दो, दोनों क्या आएंगे, आपस में इक्वल ही आएंगे। फिर देखो थर्ड कंडीशन है, 2 मैट्रिक्स हैं ए बी और ये मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है ना, तो इसका ट्रांसपोज क्या बनेगा, ए टी बी टी बनेगा, नहीं, इसका ट्रांसपोज ए टी बी टी नहीं बन के क्या बनेगा, बी टी मल्टीप्लाई ए टी बनेगा। ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, और सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है। हालांकि अभी तो आपको ये सामने दिखी पड़ी है, लिखी पड़ी है, तो ये होगा कि क्या है, बी को ए से ही तो करना है, उल्टा ही तो करना है, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग प्रॉपर्टी है ये ट्रांसपोज से रिलेटेड। क्या बनेगा, ए बी की पावर टी है ना, तो ये बनेगा बी टी एंड ए टी, ठीक है। फिर फोर्थ प्रॉपर्टी है इसमें कि अगर अपन जैसे कोई मैट्रिक्स ए है और ये किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रही है, कोई मैट्रिक्स के से मल्टीप्लाई हो रही है और इसका हमें ट्रांसपोज निकालना है, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट पर ट्रांसपोज का कोई असर नहीं पड़ेगा, तो इसको अपन लिख सकते हैं के ए की पावर टी, पावर नहीं है हालांकि ये ए का ट्रांसपोज है ये, तो इसको अपन लिखेंगे के ए का ट्रांसपोज, के ट्रांसपोज ऑफ ए, ठीक है। तो कांस्टेंट पर ट्रांसपोज का कोई भी असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको ये ट्रांसपोज समझ में आ गया, तो यहां पर मैट्रिक्स के 2 टाइप बनते हैं। अगर ये आपको ट्रांसपोज समझ में आ गया ना, तो 2 टाइप की मैट्रिक्स आती हैं अपने पास, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली है आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना, और सेकंड है आपकी स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हिंदी में नाम लिखोगे इनके, तो इसको अपन बोलते हैं सममित, सममित मैट्रिक्स, और इसको बोलते हैं विषम सममित, विषम सममित मैट्रिक्स। देखो सममित और विषम सममित क्या होता है, देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होती है जिसका ट्रांसपोज है ना, फिर से वही मैट्रिक्स बन जाता है। देखो अगर कोई मैट्रिक्स ए है, इसका ट्रांसपोज निकाला और फिर से आपको वही मैट्रिक्स मिल गई, तो वो तो है आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बस इतना ही याद रखना है आपको। और स्क्यू सिमेट्रिक कौन सी है, कोई मैट्रिक्स ए का हमने ट्रांसपोज निकाला, फिर वो मैट्रिक्स तो मिल गई, लेकिन किसके साइन के साथ, नेगेटिव साइन में वो मैट्रिक्स मिली हमें, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं अपन, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। ध्यान में रह जाएगा, सिमेट्रिक क्या है,
जिसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर होता है, ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज फिर से वही मैट्रिक्स बन जाता है, ऐसी तो क्या कहलाती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। और स्क्यू सिमेट्रिक कौन सी होती है, ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज अपने नेगेटिव साइन के बराबर होता है, अपने ही नेगेटिव साइन के बराबर होता है, वो मैट्रिक्स कहलाती है आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखो इनकी जब अपन बात करते हैं डेफिनेशन की, तो यहां पर देखो इसकी डेफिनेशन जो है ना वो बनती है कि इस मैट्रिक्स में जो आपका ए आई जे है वो किसके बराबर होता है, ए जे आई के बराबर होता है। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर इसमें बात करें तो एग्जाम्पल इसका अपन ये ले सकते हैं, जैसे ए आई जे जो मैंने लिखा है ना भाई, डायगोनल से ऊपर के एलिमेंट और डायगोनल के नीचे के एलिमेंट दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ए आई जे और जे आई क्या है आपस में, भाई इनको अगर डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट मानते हैं तो ये डायगोनल के नीचे के एलिमेंट बनेंगे ना, तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। जैसे मैंने लिखा A1 2 3, R1 को अगर मैं A1 2 लिख रहा हूं तो C1 भी क्या बनेगा, A1 2 3 ही बनेगा। ठीक है, फिर यहां पर मैंने लिखा 2 4 5, तो यहां पर भी क्या आना चाहिए 5, देखो 2 4 5 2 4 5, फिर क्या रहा है 3 5 6, तो ये मैंने लिख दिया 3 5 6। ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है, ये एक क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये क्या है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देख लो चाहिए इसका जो ट्रांसपोज निकालोगे वो फिर से आपको यही मिल जाएगा। 1 2 3 देखो 1 2 3 1 2 3, 2 4 5 2 4 5, 3 5 6 3 5 6। ठीक है, ये कैसी मैट्रिक्स है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और आपको ये भी चीज याद रखनी है कि इसमें क्या होता है, ए आई जे और ए जे आई आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, फिर देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो कंडीशन बनेगी वो इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगी, जो ए आई जे है, भाई यहां पे नेगेटिव का साइन आया है तो ए आई जे इक्वल टू नेगेटिव साइन में ए जे आई। ठीक है, ये बनेगा। और यहां पर जब इसका एग्जाम्पल की बात करेंगे ना अपन, तो एग्जाम्पल अपन लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा A1 2 3 लिखा। ठीक है, तो यहां से देखो इसका एग्जाम्पल मैं देख लेता हूं। देखो एग्जाम्पल नहीं, पहले इसमें थोड़ा और इसको आगे बढ़ा के लिखो। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, ए आई जे, इसमें एक और नई कंडीशन बनाएंगे अपन। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या करेंगे अपन, एक नई कंडीशन बनाएंगे। कैसे, देखो यहाँ पर मैंने लिखा ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, तो क्या ये वाली वैल्यू इस साइड ले आएंगे तो क्या बनेगा, ए आई जे प्लस ए जे आई इज इक्वल टू 0। अगर मैं डायगोनल एलिमेंट की बात करूं तो यहां पर मैं लिखूंगा 4, देखो ये मैं यहां पे लिख रहा हूं 4 डायगोनल एलिमेंट। तो डायगोनल एलिमेंट में क्या होता है, आई और जे आपस में इक्वल होते हैं। भाई नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होते हैं, बराबर ही होते हैं ना डायगोनल में, तो आई और क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये प्रॉपर्टी यहां पे अप्लाई कर दूंगा तो क्या बनेगा, ए आई आई लिख दो या फिर ए आई जे लिख दो इसको, प्लस ये भी क्या बन जाएगा, आई और जे बराबर है तो ये भी क्या बन जाएगा, ए आई आई बन जाएगा ना। तो ये देखो मैंने लिख दिया ए आई आई इक्वल टू 0, तो ए आई आई या फिर ए आई जे बोल दो, ये क्या आपस में, ये दोनों ये क्या बन जाएगा, ए आई जे 0 के बराबर बन जाएगा। मतलब जो डायगोनल एलिमेंट है वो क्या बन जाएंगे, सारे 0 बन जाएंगे। ठीक है ना, तो यहां पर आप ये लिख सकते हो, ये लाइन आप लिख सकते हो प्रॉपर्टी लगा के, कि लिख सकते हो कि ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या निष्कर्ष निकाला हमने ये कंक्लूजन निकाला कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसमें क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे सभी, तभी वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन पाएगी, नहीं तो वो नहीं बनेगी। ठीक है, ये बेसिकली जो डिफरेंस बनता है वो बनता है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। अब देखो जो अपना असली खेल है वो शुरू होता है। यहां तक मुझे लगता है कि 90% जो स्टूडेंट्स हैं यहां तक की सारी प्रॉपर्टी और यहां तक के जो सारे रूल रेगुलेशन मैंने बताए हैं वो सभी जानते थे। ठीक है, अब जो खेल असली शुरू होता है वो होता है अब यहां से, अब आता है आपके प्रॉपर्टी का खेल। अब देखो प्रॉपर्टी लिखाने जा रहा हूं मैं कुछ, ठीक है, वो प्रॉपर्टी लिखना आप। तो देखो प्रॉपर्टी मैंने आपको लिखाई कि ट्रांसपोज निकालना पता है आपको, तो देखो यहां पर मैं लिख रहा हूं, तो यहां पर आप हेडिंग डाल लो प्रॉपर्टी। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी में लिखा रहा हूं आपको कि जो कोई भी मैट्रिक्स है, प्रॉपर्टीज फॉर एनी मैट्रिक्स ए,
अब ये जो मैट्रिक्स में ले रहा हूं ए, ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो भी सकती है और नहीं हो सकती, जरूरी नहीं है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। मैंने कोई भी रैंडम मैट्रिक्स ए मान ली है, ठीक है। इस रैंडम मैट्रिक्स ए के लिए मैं लिख रहा हूं पहली प्रॉपर्टी कि इसमें क्या होगा, ए प्लस ए का ट्रांसपोज, या फिर ए प्लस ए का ट्रांसपोज, या फिर ए मल्टीप्लाई ए का ट्रांसपोज आर ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या लिखा मैंने, हालांकि मैं ये प्रूफ करके भी दिखाऊंगा आपको। मैंने लिखा कोई भी मैट्रिक्स ए के लिए क्या होगा, ए प्लस ए का ट्रांसपोज, और ये उल्टा कैसे हो गया, और ए का ट्रांसपोज क्या होंगे आपस में, दोनों क्या होंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे, आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ठीक है, अब देखो जब इसको अपन प्रूफ करेंगे तो देखो एक मैं प्रूफ करके बता देता हूं कि मैंने मैट्रिक्स मान ली ए जो है ना, ये 1 2 3 4 है, ठीक है। अब मुझे ये प्रूफ करना है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज क्या आएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। भाई प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग तो यही होगा, तो मुझे क्या करना होगा, ए प्लस ए का ट्रांसपोज निकालना होगा, ठीक है। तो इसके लिए मैंने लिखा ए 1 2 3 4 प्लस ए का ट्रांसपोज कितना आएगा, 1 2 3 4 को अपन कॉलम वाइज लिख देंगे, तो 1 2 3 4। जब इसको प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 1 + 1। देखो ये जो है ना, ये प्लस क्या होगा, रेस्पेक्टिव तरीके से हो जाएगा। ये 1 इस 1 से प्लस, ये 2 इस 3 से प्लस 5, ठीक है ना, ये 3 इस 2 से प्लस 5, और ये 4 इस 4 से प्लस 8, ठीक है। अब ये हमें प्रूफ करना है कि ये वाला जो है, ये मैट्रिक्स जो हमें मिली है, इसका प्लस करने के बाद में क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है क्या, तो इसका ट्रांसपोज निकालो। देखिए भाई सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या पता लगेगा, जब उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर है तभी तो वो सिमेट्रिक होगी ना। तो इसका जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो 2 5 को मैंने लिख दिया यूं, एंड 5 8 को लिख दिया मैंने यूं, ठीक है। फिर से देखो यही मिल रहा है भाई, ट्रांसपोज निकालने के बाद में भी ये मैंने इसका ट्रांसपोज निकाला टी, ट्रांसपोज निकालने के बाद में फिर से यही मैट्रिक्स मिल गई, मतलब जो बात हमने ऊपर लिखी है वो क्या है, सही है, ठीक है। ऐसे ही आपको मल्टीप्लाई में प्रूफ कर देना है, ठीक है। फिर मैं दिख रहा हूं, अब देखो एग्जांपल मिटा दूं क्या, केवल प्रॉपर्टी बच जाएंगी। कि प्लस वाला तो सिमेट्रिक हो गया, लेकिन अगर माइनस वाला हो यहां पर, भाई ये आ जाए a माइनस ए की पावर टी आ जाए, क्या आ जाए, a माइनस ए की पावर टी आ जाए, तो ये क्या होगा, इज ऑलवेज, ये होगा स्क्यू सिमेट्रिक। ये रहेगा याद भाई। अगर a प्लस ए की पावर टी की बात करूं, a प्लस ए टी की बात करें तो वो होगा सिमेट्रिक, और a माइनस ए टी की बात करें तो वो होगा क्या, स्क्यू सिमेट्रिक। वो होगा, प्रूफ करके देख लो चाहे भाई, उसी क्वेश्चंस के लिए अपन प्रूफ करते हैं। तो डायरेक्ट a माइनस ए टी निकालें क्या भाई, a था अपने पास 1 2 3 4, 80 था अपने पास कितना, ये लो 1 2 3 4 ऐसे लिख दिया। जब इसको माइनस करेंगे, 1 में से 1 माइनस हुआ 0, 2 में से 3 माइनस हुआ माइनस का 1, 3 में से 2 माइनस हुआ प्लस का 1, एंड 4 में से 4 माइनस होगा 0। तो ये चेक करो कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है क्या। पहले इसका क्या निकालो, ट्रांसपोज निकालेंगे। इसका जब ट्रांसपोज निकाला मैंने तो क्या करेंगे, ये 0 - 1 आ रहा है ना, इसको मैं कॉलम वाइज लिख दूंगा, तो ये 0 - 1 एंड 1 0, ये 1 0, ये ट्रांसपोज निकल गया। अब यहां से देखो क्या करेंगे, अब दोनों इक्वल तो नहीं है, इक्वल नहीं है, इसका मतलब दोनों सिमेट्रिक तो नहीं बनेगी ये मैट्रिक्स। क्या नहीं बनेगी, सिमेट्रिक। अब इसमें से अगर मैं माइनस का साइन कॉमन ले लूं, माइनस का साइन अगर कॉमन लेंगे तो 0 में से माइनस गया, 0 ही बचेगा, यहां से बनेगा -1, और ये प्लस का 1 और ये 0। देखो ये मैट्रिक्स इक्वल है, लेकिन यहां पर बाहर किसका साइन लगा है, माइनस का साइन लगा है। इसका मतलब ये क्या बन गई, ये बन गई आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और मैंने बताया था स्क्यू सिमेट्रिक में कि इसके डायगोनल के एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे, बताया था ना भाई। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होंगे, डायगोनल के एलिमेंट 0 होंगे, ठीक है। तो ये क्या बन गई आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या हो गई, प्रूफ हो गई, ठीक है। दो प्रॉपर्टी हमने सोल्व कर ली, ये याद रखनी है, 2 प्रॉपर्टी एक जैसी थी, ये मैंने आपको एक साथ बता दी। फिर देखो ये तो था केवल ए के लिए, अगर मेरे पास एक और आ जाए मैट्रिक्स, तो यहां पे मैं एक और मैट्रिक्स लिख देता हूं, यहीं पे लिख दूं फॉर एनी मैट्रिक्स ए एंड बी। तो फर्स्ट की जो 2 प्रॉपर्टी है, इनमें तो हमने केवल ए मैट्रिक्स का यूज लिया, ठीक है। किसका लिया, ए मैट्रिक्स का यूज लिया। सेकंड प्रॉपर्टी जो थर्ड आएगी, इसमें अपन बी मैट्रिक्स का भी यूज लेंगे,
ठीक है, और वो इस तरीके से बन रही है कि ए और बी अगर कोई सिमेट्रिक है, भाई ए और बी को सिमेट्रिक मानना होगा, चलो इनको छोड़ो, ये दो प्रॉपर्टी एक ही साथ करो आप, ये ए के लिए ही है और इसको आप ये लिख दो, ये अलग से बता रहा हूं मैं, फॉर ये सिमेट्रिक, ये कोई भी हो सकती थी, ये जो ए हमने मानी है ना, ये एनी मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स है, लेकिन अब जो मैं मान रहा हूं वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स मान रहा हूं मैं, किसको, ए और बी को, फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए एंड बी। यहां पर ये सिमेट्रिक हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ध्यान से सुन लेना। ऊपर वाली जो दोनों प्रॉपर्टी है उसमें ए जो अपन मैट्रिक्स मान रहे हैं वो सिमेट्रिक भी हो सकती है और नॉन सिमेट्रिक भी हो सकती है, लेकिन थर्ड जो प्रॉपर्टी करवा रहा हूं ना मैं, वो ए और बी के लिए सिमेट्रिक होने की कंडीशन में ही करवा रहा हूं, ध्यान से सुन लेना, ठीक है। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या बनेगी, अगर ए और बी दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो ए प्लस बी, ए प्लस माइनस, यहां पर प्लस भी हो, प्लस के लिए भी होगा और माइनस के लिए भी होगा, ये ए प्लस माइनस बी एंड ए बी प्लस बी ए, ये क्या होंगे, ये होंगे यहां पर, ये लैंग्वेज में लिख लेना, इज ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसमें अगर माइनस का आ जाए तो वो क्या होगा, तो ये आएगा आपकी अगली प्रॉपर्टी में, और ये होगा ए बी माइनस बी ए की अगर बात करें ना, तो ये होगा क्या, स्क्यू सिमेट्रिक। कंफ्यूजिंग होगा ये, आगे भी दो प्रॉपर्टी और एक जैसी आएंगे, ठीक है ना, तो ध्यान कर लेना ये भाई, प्लस और माइनस, ए प्लस बी भी क्या बनेगा, सिमेट्रिक बनेगा, ए माइनस बी भी सिमेट्रिक बनेगा, लेकिन ए बी प्लस बी ए तो बनेगा सिमेट्रिक और ए बी माइनस बी ए बनेगा आपका स्क्यू सिमेट्रिक, जब आपकी ए और बी अपन क्या मान रहे हैं, सिमेट्रिक मान रहे हैं, ठीक बात है, हो गई याद। अब देखो नेक्स्ट अपन चलते हैं कि ए और बी को अगर मैं सिमेट्रिक नहीं मान के मैं अगर स्क्यू सिमेट्रिक मान लूं तो देखो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, फॉर ए एंड बी आर स्क्यू सिमेट्रिक। क्या माना मैंने, ए और बी को मैंने स्क्यू सिमेट्रिक मान लिया, तो अब क्या होगा, अब देखो प्रॉपर्टी क्या बनती है, तो प्रॉपर्टी नंबर ये देखो फर्स्ट, ये बनती है कि ए प्लस माइनस बी, ये तो क्या रहेगा, ये तो स्क्यू सिमेट्रिक रहेगा, क्या रहेगा, ए प्लस माइनस बी एंड ए बी माइनस बी ए, अब की बार यहां पर माइनस का आ जाएगा ना साइन, ए बी माइनस बी ए, ये तो रहेंगे आपके स्क्यू सिमेट्रिक, हाँ स्क्यू सिमेट्रिक, ध्यान से, ठीक है ना, सही लिख रहा हूं मैं, गलत नहीं लिख रहा। फिर ये प्लस माइनस हो गए, अगर यहां पर प्लस का आ जाए, ए बी प्लस बी ए की बात करें तो ये क्या होगा, ये सिमेट्रिक होगा, ये है इसमें मेन कंफ्यूजन, ठीक है। ये दो प्रॉपर्टीज हैं, ध्यान से देखो, अब याद करने का तरीका मैं आपको साथ साथ में बताते चलूंगा। ऊपर वाले में तो कोई डाउट नहीं है, देखो 6 प्रॉपर्टी लिखे हैं मैंने, दो दो के एक पेयर में, ऊपर वाली जो दो प्रॉपर्टी है उनमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ए मैंने कोई प्रॉपर्टी मानी है, सॉरी ए मैंने कोई क्या मानी है, मैट्रिक्स मानी है, कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है ए, ठीक है। उस मैट्रिक्स के बारे में ये बोल रहा हूं मैं कि ए प्लस 80 निकाल लो चाहे ए मल्टीप्लाई 80 निकाल लो, वो क्या बनेगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा, और ये मैंने प्रूफ भी करके दिखाया था, ठीक है। फिर सेकंड प्रॉपर्टी मैंने बताई कि ए माइनस 80 अगर आ जाए तो वो बनेगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। दो प्रॉपर्टी सही है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने माना कि अगर ए और बी दो कोई मैट्रिक्स हैं और वो स्क्यू क्या है, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, एनी अदर मैट्रिक्स नहीं है, वो क्या है, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो ए प्लस माइनस बी और ए बी प्लस बी ए क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, और ए बी माइनस बी ए क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। कब, जब ए और बी दोनों क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अगर ए और बी को सिमेट्रिक नहीं मान के अगर मैं स्क्यू सिमेट्रिक मान लूं, देखो ए और बी को अगर मैं स्क्यू सिमेट्रिक मान लेता हूं तो आपका ए प्लस माइनस बी और ए बी माइनस बी ए तो होगा स्क्यू सिमेट्रिक, और ए बी प्लस बी ए होगा आपका सिमेट्रिक। ध्यान से जब देखोगे ना तो आपको यह पता चलेगा कि जो ए बी प्लस बी ए है, ए बी प्लस बी ए, वो हमेशा क्या रहेगा, सिमेट्रिक ही रहेगा। देखो ए बी प्लस बी ए क्या है, सिमेट्रिक और सिमेट्रिक, ए बी प्लस बी ए हमेशा क्या रहेगा, सिमेट्रिक रहेगा। भाई कंक्लूजन अगर इसका निकाले ना, चाहे ए और बी दोनों सिमेट्रिक हो चाहे स्क्यू सिमेट्रिक हो, देखो तो यहां पर अपन लिख सकते हैं ए बी प्लस बी ए, ये तो क्या रहेगा, ऑलवेज सिमेट्रिक,
हमेशा सिमेट्रिक रहेगा ए बी प्लस बी ए, चाहे आपके ए और बी दोनों सिमेट्रिक हो चाहे स्क्यू सिमेट्रिक हो, ए बी प्लस बी ए तो क्या रहेगा, सिमेट्रिक रहेगा। इसी तरीके से ए बी माइनस बी ए क्या रहेगा भाई, ए बी माइनस बी ए भी तो आ रहा है ना, ए बी माइनस बी ए क्या रहेगा, ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक रहेगा। देखो ऊपर, देखो ऊपर, देखो यहां से देखो, ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक, फिर दिखा मैंने ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक, तो कंक्लूजन निकाल लिया ना भाई, ए बी प्लस बी ए तो रहेगा ऑलवेज सिमेट्रिक, ए बी माइनस बी ए रहेगा ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक, और जो आपका ए प्लस माइनस बी है, बस ये याद करना है। देखो ऊपर की जो चारों प्रॉपर्टी है इनको मैंने बस इतने में डाल दिया, ये आपका निष्कर्ष है और ये इंपॉर्टेंट है, आपको यही याद रखना है, ठीक है। ए प्लस माइनस बी, जो आपका ए प्लस माइनस बी है, ये डिपेंड करेगा अगर ए और बी दोनों सिमेट्रिक हैं तो ये भी सिमेट्रिक, और ए और बी दोनों स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये भी स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो ए प्लस माइनस बी है, ये यहां पर मैं लिख देता हूं डिपेंड्स ऑन ए एंड बी, ठीक है। डिपेंड्स ऑन ए बी का मतलब है कि अगर ए और बी दोनों सिमेट्रिक हैं तो ए प्लस माइनस बी भी सिमेट्रिक होगा, और ए और बी दोनों स्क्यू सिमेट्रिक हैं तो ए प्लस माइनस बी भी क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। आशा करता हूं कि ये सारी जो 6 प्रॉपर्टी हैं ये आपको एकदम भेजे में बैठ गई होंगी। अब मुझे नहीं लगता कि ये प्रॉपर्टी आपको कभी आप भूल पाओगे इनको, ये प्रॉपर्टी आपको अच्छे से याद हो जानी चाहिए। बस ये 6 प्रॉपर्टी है ना, ये इन 3 स्टेटमेंट में आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन, हालांकि देखो मैं टाइम दे देता हूं आपको, अगर लिखना चाहो ना तो आप पहले ये लिखना भाई, बेसिक तो आपको आना चाहिए, पहले ये लिखो आप 6 की 6 प्रॉपर्टी अलग से लिखो। 6 प्रॉपर्टी अलग से लिखने के बाद में आप इसके जो शॉर्ट नोट टाइप है, जो याद करने का तरीका है, ये अलग से लिख लेना। ऐसा नहीं है सीधा डायरेक्ट आप ये लिख रहे हो, नहीं, डायरेक्ट मत लिखना, ये पहले 6 प्रॉपर्टी आप अलग से लिखना, ठीक है। इतने में आगे देख लेता हूं मैं क्या है। अब देखो कुछ एक वन लाइनर हैं, प्रॉपर्टी हैं, वो उनमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, तो मैं डायरेक्ट ही मैं आपको बता देता हूं। देखो ये है प्रॉपर्टी, ये भी कि अगर आपकी इफ ए इज सिमेट्रिक, अगर ए कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका अगर इनवर्स निकालोगे ना आप, ए इनवर्स, तो वो भी क्या आएगा, सिमेट्रिक आएगा। तो ए इनवर्स इज ऑल्सो सिमेट्रिक, ठीक बात है। स्क्यू के लिए नहीं बोल रहा ये, मैं केवल सिमेट्रिक के लिए बोल रहा हूं, ठीक है। अब मैं स्क्यू के लिए भी बोल दूंगा, इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए इनवर्स इज ऑल्सो स्क्यू सिमेट्रिक। यहां तक कोई दिक्कत? देखो अगर ए आपका सिमेट्रिक है तो ए इनवर्स भी सिमेट्रिक होगा, और ए इनवर्स ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए इनवर्स भी क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ठीक है। फिर आप बोल सकते हो कि प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स को 2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स व स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के योग के रूप में, यूनिक रूप में लिखा जा सकता है। देखो कैसे इस लाइन का मतलब है, पहले मैं लाइन टू लाइन लिख देता हूं आपको। एवरी square matrix can be expressed as the sum of symmetric matrix and skew symmetric matrix। इसका मतलब यह है कि किसी भी मैट्रिक्स को, कोई भी मैट्रिक्स है, किसी भी मैट्रिक्स ए को हम क्या कर सकते हैं, 2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के योग के रूप में अपन लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे भाई, ये लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ये याद रखना। ये कभी कभी हम जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना, तब ये प्रॉपर्टी अपन काम में लेंगे कि किसी मैट्रिक्स को हम क्या कर सकते हैं,
सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में लिख सकते हैं। तो देखो ये तो सम हो गया। अब a प्लस 80 मैंने क्या बताया था, देखो ध्यान से कर लेना, a प्लस 80 तो क्या है और a माइनस 80 क्या है। देखो a प्लस 80 तो क्या बन गया, ये तो सिमेट्रिक बन गया ना। अभी प्रॉपर्टी बताई थी मैंने कि अगर a कोई मैट्रिक्स है तो a प्लस 80 तो बनेगा सिमेट्रिक और a माइनस 80 क्या बनेगा, स्क्यू सिमेट्रिक बताया था ना मैंने ये। तो ये देखो हो गया। और जब इसको सोल्व करोगे ना आप, इसको जब सोल्व करोगे तो देखो फिर से a ही मिलेगा। जब मैथमेटिक्स सोल्व करेंगे ना इसको, तो a/2 प्लस 80/2 प्लस a/2 माइनस 80/2। तो देखो 80/2 से 80/2 कैंसिल, a/2 प्लस a/2 a ही बनेगा ना। तो ये हो गया ना, देखो ये प्लस में हो गया, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में सम के रूप में हमने इस a को एक्सप्रेस कर दिया है, ठीक है ना। ये आपकी प्रॉपर्टी लैंग्वेज के रूप में ऊपर लिखी गई है। अब देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट है इसमें ट्रेस, नया कॉन्सेप्ट है इसमें कि मैट्रिक्स का जो ट्रेस है वो कैसे निकाला जाता है। तो न्यू कॉन्सेप्ट बनता है एक ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। देखो ट्रेस क्या होता है, इसको ट्रेस से ही डिनोट करते हैं, हिंदी में नाम नहीं होता है इसका, इसको डिनोट करते हैं TRA से। अगर कोई मैट्रिक्स ए का हमें ट्रेस निकालना है तो इसको अपन TRA से डिनोट करते हैं। सबसे पहले मैं मैट्रिक्स लिख रहा हूं आपके सामने, तो मैंने लिखी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैंने मैट्रिक्स लिखी। और इसका मुझे क्या निकालना है, ट्रेस निकालना है। तो इसको मैं डिनोट करूंगा TR ऑफ ए, ट्रेस ऑफ ए। तो ट्रेस ऑफ ए का मतलब होता है कि सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल, बस यही आपका ट्रेस है कि जो डायगोनल एलिमेंट आ रहे हैं ना उनका सम कर दो तो क्या निकल जाएगा, ट्रेस निकल जाएगा। तो यहां से ट्रेस ऑफ ए बराबर क्या बनेगा, ये आपका डायगोनल एलिमेंट है 1 + 5 + 9, तो 1 + 5 + 9 क्या बन गया 15। तो इस मैट्रिक्स का ट्रेस कितना आया 15। सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है, मैट्रिक्स दी गई होगी आपके सामने और ये पूछेगा अगला कि इसका ट्रेस निकाल के बताओ। तो कुछ करना है क्या इसमें, अगर जिसको पता है ट्रेस होता है क्या है तो वो तो कर देगा, बस प्लस प्लस ही तो करना है, 1 + 5 + 9 ये लो। और जिसको नहीं पता ट्रेस क्या होता है वो बस देखता रहेगा, वो क्वेश्चन क्या करेगा, स्किप ही करेगा। तो ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, ये आपको आने चाहिए। बस एक बार आपने सीख लिया तो हाँ आपके दिमाग में आ जाएगा एग्जाम में कि ट्रेस क्या होता है, ट्रेस तो डायगोनल का सम होता है। तो डायगोनल का सम ये रहा, ठीक है ना। अगर आपका कहीं ना कहीं ये देखा हुआ कॉन्सेप्ट है तो जरूर आपके दिमाग में आएगा। अब इसमें और कुछ नहीं करना, आप अगर आपने पढ़ा ही नहीं है ट्रेस होता क्या है तो फिर कैसे करोगे आप, आपको नहीं पता होगा कि क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है। अब देखो ट्रेस से रिलेटेड प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉपर्टी है ये लिख लेना आप। देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर आप ट्रेस निकाल रहे हो लैम्डा ए का, जहां पर लैम्डा कोई कांस्टेंट वैल्यू है तो लैम्डा को बाहर लेके ट्रेस निकालो, चाहे लैम्डा को अंदर लेके ट्रेस निकालो, दोनों क्या आएंगे आपस में इक्वल आएंगे। ट्रेस ऑफ ए माइनस बी भी किसके बराबर आएगा, ये ए माइनस बी है यहाँ पे, ठीक है। ये आएगा ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी, ठीक है। ट्रेस ऑफ ए बी ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा ट्रेस ऑफ बी ए के, ठीक है। और जो ट्रेस ऑफ ए बी है ये कभी बराबर नहीं होगा ट्रेस ऑफ ए मल्टीप्लाई ट्रेस ऑफ बी, ये ध्यान कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें इसको मार्क लगा लेना कि जो ट्रेस ऑफ ए बी है ये ट्रेस ऑफ बी ए के बराबर होगा, क्योंकि हमें पता है कि जो ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, फिर भी ये ट्रेस ऑफ ए बी और ट्रेस ऑफ बी ए क्या हो रहे हैं, आपस में बराबर हो रहे हैं। तो ये थोड़ा सा यहां पर आप देख लेना, इन प्रॉपर्टी को ऐसे ही नजरअंदाज मत करना आप, क्योंकि ए बी और बी ए बराबर हो रहे हैं, ए बी और बी ए बराबर हो रहे हैं, फिर भी आपका ट्रेस ऑफ ए बी है ये ट्रेस ऑफ बी ए के बराबर आ रहा है। ए बी और बी ए बराबर नहीं है, ए बी और बी ए बराबर नहीं है, लेकिन फिर भी ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए आ रहा है, नॉट ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए मल्टीप्लाई ट्रेस ऑफ बी, ठीक है। और ये भी होता है कि ट्रेस ऑफ, अगर ए के ट्रांसपोज का अपन ट्रेस निकालते हैं तो वो ए के ट्रेस के ही बराबर आता है, ठीक है। ये तो सिंपल सा है, अगर इसका ट्रांसपोज निकालोगे ना तो ट्रांसपोज ट्रेस में क्या होता है, डायगोनल के एलिमेंट आते हैं, तो डायगोनल के एलिमेंट तो चेंज नहीं होते ट्रांसपोज में भाई। ट्रांसपोज अगर अपन निकालते हैं तो डायगोनल के एलिमेंट कभी चेंज नहीं होते, डायगोनल के एलिमेंट सेम ही बने रहते हैं। तो डायगोनल एलिमेंट का जो सम होगा ना वो ट्रांसपोज में भी उतना ही होगा और बिना ट्रांसपोज में भी उतना ही होगा, ठीक है।
अब देखो एक दो प्रॉपर्टी और है जो वो भी इंपॉर्टेंट है, तो ये लिख लेते हैं चलो साथ में। देखो ए अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेट ए बी ए, अब इनमें समझाने लायक वैसा कुछ नहीं है, बस ये प्रॉपर्टी याद करनी है। इनका प्रूफ भी आप देखने मत लग जाना, प्रूफ भी नहीं होगा, बस आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है कि अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ये तो हमने कर लिया था ना, ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ए मल्टीप्लाई ए का ट्रांसपोज, या फिर ए का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए, ये क्या होंगे, ये सिमेट्रिक होंगे। ये तो कर लिया था हमने, फिर भी देख लो, ये सिमेट्रिक होंगे। और a माइनस ए का ट्रांसपोज क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। ये तो फिर से हो गया, चलो स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। अब देखो ये तो चलो रिपीट हो गई, लेकिन ये देखो प्रॉपर्टी आती है आपकी, अगर इसी में लगा लेते हैं, अगर a कोई स्क्वायर सिमेट्रिक है, अगर a कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर a कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो a की पावर n, देखो यहां पर लिख लेते हैं, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, देन a की पावर n इज ऑल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर a कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो a की पावर n निकालोगे ना, जहां पर n क्या है, n कोई भी इंटीजर नंबर है, n क्या है, कोई भी इंटीजर नंबर हो सकता है, मतलब a की पावर 1, a की पावर 2, अगर a सिमेट्रिक है तो a स्क्वायर भी सिमेट्रिक होगा, a3 भी सिमेट्रिक होगा, a की पावर 4 भी सिमेट्रिक होगा, ठीक है। फिर देखो के ए भी सिमेट्रिक होगा, भाई उस मैट्रिक्स को अगर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो वो भी क्या रहेगा, सिमेट्रिक ही रहेगा, ठीक है। फिर मानते हैं अपन कि अगर ए जो हमने यहां पर क्या माना, स्क्वायर, जो हमने स्क्वायर नहीं, ये सिमेट्रिक होगा, सॉरी, लेट ए बी ए स्क्वायर नहीं है, सिमेट्रिक। अगर ए हमने सिमेट्रिक माना तब हमने दो कंडीशन बनाई, अब अपन मान लेते हैं ए को स्क्यू सिमेट्रिक, लेट ए बी ए स्क्यू सिमेट्रिक। अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मान रहे हैं तो देखो ये ऊपर वाली कंडीशन कुछ इस तरीके से आएंगी, जो a की पावर n है इसको अपन a की पावर 2n निकालेंगे अब, कि a की पावर 2n तो होगा सिमेट्रिक, ये तो क्या होगा, सिमेट्रिक, और a की पावर 2n प्लस 1 है, ये क्या होगा, ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ये ध्यान में रहेगा क्या, काफी इंपॉर्टेंट है ये दोनों और ये दोनों। दोनों का मतलब ये है कि अगर a को अपन सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले रहे हैं तो a की पावर n भी क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। और अगर उस a जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसको अगर अपन कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो भी क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। फिर सेकंड अपन मान रहे हैं कि अगर a स्क्यू सिमेट्रिक है, a क्या है, अगर स्क्यू सिमेट्रिक है, अगर a आपकी स्क्यू सिमेट्रिक है तो a की पावर 2n तो होगा सिमेट्रिक, लेकिन a की पावर 2n प्लस 1 होगा स्क्यू सिमेट्रिक। इसका मतलब यह है कि a की पावर 2, a की पावर 4, a की पावर 6, a की पावर 8, a की पावर 10, ये सारे तो होंगे सिमेट्रिक के, ठीक है। a की पावर 1, a की पावर 3, a की पावर 5, a की पावर अगर ओड नंबर आ जाए तो ये होंगे स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। ये क्या होंगे, स्क्यू सिमेट्रिक ये होंगे, ठीक है। आप यहां पर ये भी लिख सकते थे कि a की पावर इवन नंबर सिमेट्रिक, a की पावर ओड नंबर स्क्यू सिमेट्रिक, ये भी आप लिख सकते थे, या फिर 2n या फिर 2n प्लस 1 आप इसको लिख सकते हो, क्योंकि 2n क्या होता है, इवन नंबर होता है, 2n प्लस 1 क्या होता है, ओड नंबर होता है, जहां पर n क्या है आपका n क्या है, इंटीजर नंबर है, ठीक है ना। या फिर थर्ड प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो कि k से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा आपको, अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो स्क्यू मिलेगा और सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक मिलेगा। जिस तरीके से ऊपर हमें क्या मिल रहा था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल रहा था ना k से मल्टीप्लाई करने पर, क्योंकि वो मैट्रिक्स ऑलरेडी सिमेट्रिक थी। अब यहां पर ऑलरेडी अपने पास मैट्रिक्स a क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है, तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पर भी आपको क्या मिलेगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा।
फिर आता है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट के एडजॉइंट कोफैक्टर, ये मैंने आपको डिटर्मिनेंट में बता दिए थे, ठीक है ना। तो डिटर्मिनेंट की जो चर्चा है मैं अब यहाँ पर नहीं करूँगा मैट्रिक्स में। अब देखो आज की जो क्लास है ये अपन 1 आवर की रखेंगे, क्योंकि मेरा भी थोड़ा सर दर्द होने लगा है अब बोलते बोलते। अब कुछ एक जो मैट्रिक्स के टाइप हैं वो बचे हैं इसमें, कि मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालना है। एडजॉइंट निकालना मैं आपको बताऊंगा, है ना। फिर मैट्रिक्स के टाइप जो इंपॉर्टेंट है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, आइडेपोटेंट मैट्रिक्स, इनवॉल्यूंटरी, निलपोटेंट, है ना। ये 4 जो टाइप के मैट्रिक्स हैं वो अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इसमें लगभग ऐसे मान के चलो आप आधा घंटा का जो टाइम है वो और बचा है, इसमें आधा घंटा की क्लासेस और लगेगी, फिर अपन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना।